आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा है आज एक दिवसीय हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। हल्द्वानी दौरे की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का इस दौरान लोकार्पण करेंगे। लिगेसी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास भी करेंगे। तो सीएम धामी का हल्द्वानी दौरा है आज और इसके लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। आज बड़ी सौगात सीएम धामी देंगे लोगों को और इसी के माध्यम से वो लिगेसी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास करेंगे। आने वाले समय में ये बड़ी सुविधा जनता तक पहुंचाएगा और इसी के लिए उनका खास हल्द्वानी का दौरा है। तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी लोकार्पण सीएम धामी को करना है और इसी के लिए उनका दौरा निर्धारित किया गया है। हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सुदीप, क्या कुछ जानकारी? हल्द्वानी दौरा है सीएम धामी का, बड़ी सौगात भी वो देने वाले हैं, क्या कुछ खासियत? जी देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज करीब 11:15 हल्द्वानी पहुंच रहे हैं, जहां वो सीवर ट्रीटमेंट का जो लिगेसी वेस्ट प्लांट बनाया गया है इसमें इसका लोकार्पण करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कुमाऊं के कई शहरों में अभी भी जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट या वाटर ड्रेनेज की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है और जोशीमठ में जो कुछ हुआ उसके बाद राज्य सरकार सतर्क है और हर छोटे बड़े शहरों में ये सुविधा लाने की तैयारी। इसके बाद मुख्यमंत्री भाजपा पदाधिकारियों की बैठक करेंगे सर्किट हाउस काठगोदाम नैनीताल में और 2 बजे मुख्यमंत्री जनता के प्रमुख अधिकारियों के साथ जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। ये भी सर्किट हाउस में है। 4 बजे मुख्यमंत्री खटीमा अपने गृह क्षेत्र, अपने नगर क्षेत्र पहुंच रहे हैं, जहां 4 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के साथ साथ भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में भी वो प्रतिभाग करेंगे। ये बैंक्वेट हॉल लोहिया हेड रोड पर है, जहां पर मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री का आज रात्रि विश्राम उनके घर पे ही होगा खटीमा में और कल वो वापस आ सकते हैं। ठीक है सुदीप, नजर बना के रखिएगा सीएम धामी के इस दौरे पर। बहुत शुक्रिया आपका। उत्तराखंड में इस बार अप्रैल माह से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। यात्रा सुगम और सुरक्षित रहे, इसके लिए सरकार ने अभी से ही यात्रा तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी भारी संख्या में यात्री चारधाम यात्रा में आएंगे, इसलिए यात्रा में आने वाले यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। लेकिन रजिस्ट्रेशन के फॉर्मूले को बदला जा रहा है। देखिए उससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए इस बार भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इस बार आपको सिर्फ ऑनलाइन आवेदन नहीं करना होगा, बल्कि आप ऑनलाइन के साथ साथ फोन करके भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही पर्यटन विभाग इस बार रजिस्ट्रेशन के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी करेगा, जिसके जरिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये व्यवस्था पर्यटन विभाग को इसलिए करनी पड़ी क्योंकि पिछली बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इसलिए इस बार रजिस्ट्रेशन के फॉर्मूले को बदला जा रहा है। हमने तैयारी ऑलरेडी दिसंबर माह से हमने शुरू कर दी है और इस बार रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। रजिस्ट्रेशन है हमारा ऑनलाइन होगा, ऑन कॉल होगा और व्हाट्सएप के माध्यम से भी होगा। इसके अलावा जो वेसाइड एम्यूनिटीज़ के लिए भी जो तैयारी करनी है वो भी तैयारी हमने शुरू कर दी है और बेसाइड एम्यूनिटीज़ के सापेक्ष में जो सुलभ इंटरनेशनल वाला जो तैयारी की जा रही है 15 अप्रैल तक हमारे ऑलमोस्ट 36 ब्लॉक्स हमारे तैयार भी हो जाएंगे। तो यात्रा की चारधाम यात्रा की तैयारी हमारी शुरू है। हमेशा की तरह इस बार भी बद्रीनाथ की यात्रा सुगमता से होगी। इसके लिए मैं ऑलरेडी डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन डिपार्टमेंट के सचिव, अपर सचिव एवं जिला अधिकारी चमोली के साथ संपर्क में हूँ। बता दें इस बार चारधाम यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल से हो जाएगी। 22 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, तो 27 अप्रैल को भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। इसके साथ ही शिवरात्रि के दिन बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय होगी। वहीं सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे ने बताया है कि जोशीमठ की आपदा की वजह से कुछ दिक्कत जरूर है, लेकिन यात्रा तक इन सभी समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, केदारनाथ धाम की यात्रा हेलीकॉप्टर से करने वाले यात्रियों को भी दिक्कत नहीं आएगी।
इसके लिए सिविल एविएशन डिपार्टमेंट हेलीकॉप्टर बुकिंग की व्यवस्था को बेहतर कर रहा है। ऑलरेडी ये जो हेली सर्विसेज के लिए बुकिंग सारी जो योजनाएं हैं इसको यूकार्ड डिपार्टमेंट जो सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है उसके द्वारा की जाती है, परंतु हेलीपैड पे किसी तरह का कियोस्क न रहे, यात्रियों को ज़्यादा दिक्कत न हो, इस दृष्टिकोण से हर हेलीपैड पे पर्यटन विभाग की तरफ से एक अधिकारी तैनात किया जाएगा। उत्तराखंड में इस बार चारधाम यात्रा सरकार के लिए चुनौती साबित हो सकती है। एक तो जोशीमठ में आपदा की वजह से यात्रियों में डर का माहौल है, तो वहीं पिछली बार भारी संख्या में यात्रियों की वजह से भी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पाई थी। इसलिए सरकार इस बार हर तरह से चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित करना चाहती है, ताकि उत्तराखंड के लोगों की आजीविका भी चलती रहे और यात्रा का मैसेज भी अच्छा जा सके। उत्तराखंड में इस वर्ष चारधाम यात्रा राज्य सरकार के लिए दोहरी चुनौती लेकर आ रही है। पहला, राज्य सरकार के सामने चुनौती इस बार चारधाम यात्रा जो कि समय से पहले शुरू हो रही है उसकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है और साथ ही जोशीमठ आपदा को लेकर चल रहे नकारात्मक संदेश को दूर करना है, जबकि यात्रियों की सुविधा, हेलीकॉप्टर्स की मनमानी जैसे विषयों पर भी राज्य सरकार को काम करना होगा। यात्रियों व श्रद्धालुओं की उत्साह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टैक्सी, होटल, लॉज की बुकिंग अभी से शुरू हो चुकी है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। देहरादून में स्पीकर रितु खंडूरी की अध्यक्षता में गैरसैंण विकास परिषद की पहली बैठक हुई। इस बैठक में गैरसैंण में हुए विकास कार्यों पर चर्चा हुई। स्पीकर रितु खंडूरी ने बताया कि गैरसैंण में 128 कार्य चल रहे थे, जिसमें से 119 कार्य पूरे हो चुके हैं और बचे हुए कार्यों पर भी निरंतर काम जारी है। गैरसैंण विकास परिषद की बैठक में 9 लंबित योजनाओं को अनुमोदित किया गया है। हमारे पिछले कुछ समय से 128 कार्य जो कि जिसके लिए पैसा अवमुक्त हो चुका है, उन कार्यों की समीक्षा की और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि 119 कार्य पूरे हो गए हैं। कुछ कार्य अभी पूर्ण होने की स्थिति में हैं। हमारे पास गैरसैंण विकास परिषद के लिए टाउन प्लानर्स हैं, मास्टर प्लान बनाने के लिए भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हुई कि हम सब ने निर्णय लिया कि हमें गैरसैंण के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए भी कार्य करना है और उसके लिए हम लोगों ने ये फैसला किया कि एक फर्म रखी जाए जो कि आर्किटेक्ट्स की फर्म हो और वो हमें बताए कि गैरसैंण विकास परिषद के तहत जितना भी एरिया आता है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हम कैसे कर पाएँ। सड़क, पानी, बिजली ये तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ स्किल के लिए हम क्या कर सकते हैं, बहनों के लिए क्या हम हाट खोल सकते हैं, क्या कोई नर्सिंग कॉलेज खुल सकता है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हम लोगों ने आज बैठक की और बढ़िया बैठक रही हमारी। धामी सरकार का बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होगा। इसकी पुष्टि संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ साथ अब विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी कर दी है। स्पीकर रितु खंडूरी ने बताया है कि सप्लीमेंट्री बजट के दौरान संसदीय कार्य मंत्री ने सदन के भीतर ये बात स्वीकारी थी कि अगला बजट गैरसैंण में होगा, जिसकी तैयारियां विधानसभा स्तर पर मुकम्मल है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार होली के बाद बजट पेश कर सकते हैं। सब जानते हैं कि सत्र गैरसैंण में ही होगा। शहरी विकास मंत्री जी ने ये बात सदन में कही थी कि अगला सत्र हम गैरसैंण में करेंगे, तो निश्चित तौर पर गैरसैंण में ही सत्र होगा और पूरी तैयारी है हमारे सचिवालय की। हमेशा हम तैयार रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं। जैसे ही तारीखें आएंगी हम अपने काम पर चल पड़ेंगे। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर विराम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस जन जागरूकता अभियान चला रही है। इसी के तहत अभिभावकों को भी जागरूक किया जा रहा है कि वो अपने नाबालिग बच्चों को वाहन ना चलाने दें। राजधानी की ट्रैफिक पुलिस ऐसे नाबालिग छात्रों की धरपकड़ को लेकर अभियान चला रही है। पिछले दिनों भी इसी तरह के अभियान चलाए गए थे। इसमें मुख्यतः जो नाबालिग बच्चे जो 9, 10th, 11th, 12th में 15, 16, 17, 18 एज के जो है, इनके द्वारा खुद वाहन चलाया जाता है। इनके पेरेंट्स द्वारा भी इनको वाहन दिया जाता है। तो इसी के तहत चूँकि ये स्कूल के बच्चों से रिलेटेड ये थी, तो हमने अच्छे से प्रचार किया। मेरे द्वारा सबको लेटर भी लिखा गया कि क्या-क्या धारा है, क्या-क्या कार्रवाई कर सकते हैं और सुधार ना आने पर हमने कार्रवाई शुरू की है। इसी के तहत आज हमने एक ऑपरेशन मॉर्निंग स्टॉर्म चलाया, जिसमें अलग-अलग पॉइंट्स पे कुछ सरप्राइजिंग पॉइंट्स पे ड्यूटियाँ लगाई गई और चालान किए गए। इसमें लगभग 80 चालान किए। उसमें 27 बाइक्स थी,
जो नाबालिग बच्चों पे थी, स्कूल ड्रेस में बच्चे स्कूल जा रहे थे, उनसे रिलेटेड थी। वो सारे वाहन सीज किए गए, उन सब पे 25,000 रुपये तक का मुकदमा लगाया, 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया। इसमें मुख्यतः उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बहाने गौतम अडानी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर एसबीआई और एलआईसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया गया। देहरादून में एसबीआई बैंक मुख्यालय के बाहर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने गौतम अडानी को लाभ पहुंचाया है। सरकार यदि सही है तो इस पूरे मामले की जांच कराने से क्यों बच रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि सरकार जानबूझकर इस पर पूरे मुद्दे से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है और सदन में भी चर्चा से बच रही है। पहले भी सरकारों ने जो कंपनीज हैं उनको संरक्षण दिया कि वो आगे बढ़ सके, लेकिन मोदी जी की सरकार में कुछ चंद उद्योगपतियों को देश को लूटने की छूट दी गई, जो आज एक्सपोज हो गया है। इतना बड़ा नाटक कि हमारा ही पैसा एलआईसी के डायरेक्टर्स के मना करने के बाद भी एलआईसी की इक्विटी और शेयर्स अडानी को दिए गए। स्टेट बैंक्स जैसे बैंकों से लोन कम, बिल्कुल बहुत ही मिनिमम उसमें कागजातों पर दे दिया गया, और जिससे जो देश की बड़ी परिसंपत्तियाँ थी, रेल के हमारे रेलवे डिपार्टमेंट की कई संपत्तियाँ, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स जिसमें बंदरगाह जिनको कहते हैं, उनको औने पौने दाम पे अडानी को देने का काम किया गया। जिसके पास कुछ नहीं था वो मालिक देश का बन गया। और अब जब जांच में पाया गया कि ये सब गलत हुआ है तो शेयर्स गिर रहे हैं। हमें डर है कि देश के लोगों ने जो पैसा एलआईसी और स्टेट बैंक में लगाया है कहीं वो ना डूब जाए। हम चाहते हैं जिस तरीके से अन्य चीज़ों की जांच पीएससी ने की है, अडानी के समूह की जांच भी हो और सदन में जो लोकसभा और राज्यसभा में इसके बारे में चर्चा हो, जिसको सरकार नहीं करने देना चाहती है। सरकार कहती है कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण में चर्चा में करें, लेकिन इतने गंभीर विषय के लिए अलग से चर्चा सदन में बुलाई जानी चाहिए। पहले वर्ग द्वारा जो अडानी समूह के परिप्रेक्ष्य में रिपोर्ट दी गई है, जिसके कारण पूरे देश के अंदर अर्थव्यवस्था जो है ध्वस्त होने के कगार पर खड़ी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और तमाम विपक्ष के जो लोग हैं एक मांग सरकार से कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, और मैं समझता हूं कि सरकार को इससे कदम पीछे नहीं खींचने चाहिए, जांच करानी चाहिए। जेपीसी की मांग कर रहे हैं, जेपीसी की मांग भी, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो है अगर आप जांच कराना चाहते हैं सिटिंग जज की देखने में वो भी कराएं, लेकिन जांच तो कराएं, लेकिन सरकार तैयार नहीं है। और आप देख लीजिए आम जन का जो शेयर बाजार में अडानी समूह में पैसा है वो डूबने की कगार पर है। और मैं समझता हूं कि अगर सरकार जांच नहीं कराती है तो फिर कहीं ना कहीं भाजपा का, देश के प्रधानमंत्री का और अडानी समूह का गठजोड़ है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट और अडानी समूह से जुड़े मामले को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। नैनीताल में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जीवन बीमा निगम के दफ्तरों के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से कमेटी गठित कर अडानी ग्रुप की जांच की मांग की है। एलआईसी और एसबीआई में का जो पैसा है वो अडानी ग्रुप में केंद्र सरकार ने जो निवेश करवाया है, और जो पैसा अमेरिकी वित्तीय शोध संस्थान हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार डूबने की कगार में है, और इस धन की जो जांच हो, इस अडानी ग्रुप की जो कंपनियां जो आज डूबने की कगार पे है, इनकी जांच के लिए जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की मांग की है। उसी क्रम में धरना प्रदर्शन रखा हुआ है। आप जानते ही हैं 1956 में जब एलआईसी की स्थापना हुई, बैंकों की स्थापना हुई, 67 साल के इतिहास में एलआईसी आज तक 1 रुपये के घाटे में नहीं है, लेकिन आज 40,000 का जो घाटा हो रहा है अकेले एसबीआई को हो रहा है, सॉरी एलआईसी को हो रहा है, और उतना ही घाटा हमारे सरकारी बैंकों पीएनबी, एसबीआई, बीओबी को हो रहा है। यह घाटा आपका और हमारा है। इसी घाटे की भरपाई के लिए कैसे अडानी ग्रुप से केंद्र सरकार करेगी। अडानी ग्रुप पर वित्तीय फ्रॉड के आरोप लगने के बाद कांग्रेस ने सोमवार को पूरे देश में प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में ऋषिकेश में भी महानगर कांग्रेस कमेटी में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए स्टेट बैंक के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार गरीबों का बैंकों में जमा रुपया डुबोने का काम कर रही है। इतनी बड़ी वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगने के बाद भी केंद्र सरकार अडानी ग्रुप की जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। संसद में भी उन्हें इस मुद्दे पर अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। कांग्रेस नेताओं ने अडानी
अडानी ग्रुप की जल्द ही जांच नहीं कराए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सरकार के पास सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं है। सरकार सिर्फ अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रही है। आप देख सकते हैं अरबों अरबों रुपए के ऐड लगा रहे हैं। मोदी जी की अगर यात्रा का खर्चा आप देखेंगे, उनकी उसका सिक्योरिटी का खर्चा देखेंगे तो उतने में देश कितने सालों तक चल सकता था, कई सालों तक चल सकता है। लेकिन वो खर्चा इस तरह कर रहे हैं और अब वो देश की संपत्तियों को बेचने का जो काम कर रहे हैं। जो सरकारी संपत्तियां कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में संपत्तियां बनाई थी, आज वो देश बेच रहे हैं। जो ये कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, आज वो देश की संपत्तियों को किराए पर देने का काम कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा शर्मसार करता है। और आज इसीलिए जो हमारे बेरोजगार लोग हैं, जो रोजगार कर रहे हैं, वो लोग प्राइवेटाइजेशन में जाकर वो आज प्राइवेट ठेकेदारों की मनमानी का शिकार होते जा रहे हैं। जिस तरीके से अडानी पर आरोप लगे हैं, आज हमारी महानगर कांग्रेस कमेटी ऋषिकेश ने इसी बात को लेकर धरना प्रदर्शन यहाँ पर दिया एसबीआई के आगे कि अगर किसी भी गरीब का अगर 10,000 1 लाख रुपए का लोन हो तो वहाँ आप तुरंत नोटिस भेजने का काम करते हैं। आप जो है तहसीलों से कार्रवाई करवा देते हैं। लेकिन आज अडानी इतना बड़ा जो कर्जा लिया है, अगर अडानी भाग गया तो आम आदमी का जो पैसा आज एसबीआई में है, एलआईसी में है, वो डूब जाएगा। तो हम आज इस बात को लेकर बैठे कि केंद्र सरकार अडानी की जांच क्यों नहीं करता। ईडी कहाँ गई आज, सीबीआई कहाँ गई आज, जितनी इनकी जांच एजेंसियां कहाँ गई आज। इस व्यक्ति की जांच करिए, इस व्यक्ति पर तुरंत निगरानी रखिए। ये ना हो कि ये व्यक्ति यहाँ से लालकुआं में गोला खनन संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों वाहन स्वामियों ने ओवरलोडिंग निकासी बंद करने की मांग को लेकर मोटा हल्दू स्थित देवभूमि स्टोन क्रशर के मुख्य गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की। इधर धरने की खबर लगते हुए पुलिस मौके पर पहुंची। क्षेत्राधिकारी अभिनय चौधरी ने आंदोलनकारियों की समस्याओं को सुना और उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए अपना धरना समाप्त किया। कुमाऊं स्टोन क्रेशर के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल के स्टोन क्रेशर का घेराव किया तो तब ये लोग उस समय वार्ता के लिए आए थे। इन्होंने कहा था कि हम 2 दिन के अंदर रेट तय कर देंगे। लेकिन जब कल हमें पता चला कि सुबह वन निगम के एमडी ने जो है गेटू पर सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है, दूसरा सॉफ्टवेयर डाल दिया। उसमें 108 से ऊपर जो निकासी हमारी बंद होती थी, गोला की जो गाड़ियाँ आती थी, उसमें निकासी बंद नहीं होगी। उसमें आप कितना भी ले आओ, 150, 200, 250 कुंटल निकासी बंद नहीं होनी है। तो इससे हम लोग आक्रोशित हुए और हमने कल महामंत्री स्टोन क्रेशर एसोसिएशन के यहाँ पुतला फूका और यहाँ पर आज धरना दिया। गोला में जो भारत सरकार की अनुज्ञप्तियाँ हैं उसके अनुसार 108 कुंटल निकलता था। आज क्रेशर वालों ने, क्रेशर एसोसिएशन ने शासन को एक पत्र लिखा कि हम आपके राजस्व को बढ़ोतरी करना चाहते हैं। गोला संघर्ष समिति का रॉयल्टी को लेकर काफ़ी दिनों से धरना चल रहा था। फिर आज इन्होंने जो है स्टोन क्रेशरों के खिलाफ भी मोर्चा खोल के यहाँ स्टोन क्रेशर के बाहर बैठ के धरना प्रदर्शन किया। तो इनकी देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने अपने कार्यालय में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना है। जिलाधिकारी के पास 112 शिकायतें आईं, जिसमें मुख्य तौर पर जमीनों पर अवैध कब्जा, बिजली पानी से संबंधित शिकायतें थीं, जिनका मौके पर ही निस्तारण किया गया है। करीबन 112 शिकायतें हमारे यहाँ पे आई थी और उसमें लैंड हो गया, अवैध कब्जा हो गया, कुछ आसपास के पड़ोसी से विवाद हो गए, इस तरह के मामले थे। और उसके अलावा बिजली पानी से रिलेटेड मामले थे। तो अलग अलग तरह की कंप्लेंट्स थी और जो काम तत्काल हो सकता था उसका निस्तारण यहीं पे बता दिया गया और बाकी लैंड से रिलेटेड मामलों में जांच किया। कुछ मामले लैंड से रिलेटेड हैं जो डिस्प्यूटेड हैं, उसमें जो अपीलेंट है वो एप्लीकेंट जो है वो कभी कभी संतुष्ट नहीं होता है उस प्रकरण से। जितने भी मामले आते हैं उसमें जांच आख्या आई हुई होती है, लेकिन उस जांच आख्या से वो लोग संतुष्ट नहीं होते। तो फिर मेरे द्वारा निर्देश दिए जाते हैं कि मौके पे सीनियर अधिकारी जाएं और एमिकेबली या जो भी इनकी इश्यूज हैं उसको वहीं पे रिजॉल्व करें। विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है। सोमवार को विधानसभा के बाहर धरना देते हुए बर्खास्त कर्मियों को 50 दिन पूरे हो चुके हैं। कर्मियों की मांग है या तो निरस्त की गई भर्तियों को दोबारा से नियुक्त किया जाए या फिर 2001 के बाद की गई सभी भर्तियों को निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि कोटिया कमेटी की रिपोर्ट में ये साफ तौर पर लिखा है कि 2001 के बाद की गई नियुक्तियां एक ही चयन प्रक्रिया से की गई हैं और सभी अवैध हैं। तो फिर 2015 के बाद की नियुक्तियों को ही आखिर क्यों निरस्त किया गया।
50 दिन हो गए हैं यहाँ पे बैठे हुए। आप देख रहे हैं कि मौसम कैसा, कभी धूप हो रही कभी बारिश हो रही है, फिर भी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और हमें उम्मीद है कि अध्यक्षा मैडम एक दिन हमारे साथ जरूर न्याय करेंगी, क्योंकि आज 50 दिन हो गए हमको। हमारे साथ की महिला एक CMI में 5 दिन से एडमिट है, उसकी 2 साल की बेटी है और उसकी बेटी भी उसके साथ रह रही है। हम रात को उसके साथ रह रहे, पूरा दिन धरने में बैठे रह रहे हैं और उसके साथ हम जा रहे हैं, क्योंकि उसने इतनी टेंशन ले ली है, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। हम कह रहे हैं अगर खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, कौन इस जिम्मेदारी को लेता है? क्या मैडम उससे, एक महिला होने के नाते मैडम ने इतना बड़ा अन्याय किया, एक महिला होने के नाते, एक मानवता के नाते, क्या मैडम ने, हमने 7 साल यहाँ सर्विस किया, मैडम ने उनसे मिलने नहीं जाना चाहिए था? एक मानवता के नाते मैडम उसे देख आती, उसका हाल चाल पूछाती। हम मैडम से गुहार कर रहे हैं, मैडम जब प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एक है तो हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया गया? सर देखिए, लीगली तो हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम हाई कोर्ट में आज 3रा महीना हमारा केस को लगे हुए हो गया है और अभी 25 फरवरी को आगामी आने वाले डेट में हमारी तारीख लगी हुई है। वो एक अपार्ट चीज़ है, क्योंकि कोर्ट में तो हमारा जंग जारी ही है, लेकिन जिस हिसाब से तानाशाही समझेंगे, हमने इसको पूरा कैलकुलेट करके जो समझा है, इसको एक शब्द में कहा जाए तो ये तानाशाही है। क्योंकि जब कोटिया कमेटी ने क्लियर किया है कि 2001 से लेके और सिंस 2022 जो भी नियम अपनाए गए हैं भर्ती प्रक्रिया में, सबके लिए समान है। तो आपने किस हिसाब से बायस्ड इस चीज़ को डिसीजन को किया है, ये किसी की समझ से परे चीज़ है। कोई अगर इसमें कोई समाज सेवी या कोई बड़ा इसमें ज्ञानी आदमी अगर इसको समझे तो हमारी समझ से तो ये परे चीज़ है। कोई इसको समझ पाए तो हमको भी समझाने का कष्ट करे। सबका अधिकार है कि वो अपनी बात रखें, वो भी अपनी बात रख रहे हैं, उनको पूरा अधिकार है। जगह सही है कि नहीं सही है वो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन वो उनका अधिकार है, वो जहाँ भी बैठ के अपनी बात रखना चाहे वो रखें। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबका अधिकार है कि वो अपनी बात रखें, वो भी अपनी बात रख रहे हैं, उनको पूरा अधिकार है। जगह सही है कि नहीं सही है वो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन वो उनका अधिकार है, वो जहाँ भी बैठ के अपनी बात रखना चाहे वो रखें। महाशिवरात्रि के मौके पर वीरभद्र महादेव मंदिर के सामने मैदान में मेले के दौरान लगने वाले झूलों के ठेकेदार इस बार लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं कर सके, इसलिए प्रशासन अलर्ट है। इस बार प्रशासन पूरी तरीके से सख्त दिखाई दे रहा है। हालांकि झूले लगने वाले ठेकेदारों ने अपने झूलों की बिना फिटनेस, इंश्योरेंस और मेडिकल सुविधा की व्यवस्था करे बगैर ही प्रशासन से झूलों को लगाने की इजाजत भी मांग ली है, लेकिन प्रशासन ने झूलों को लगाने की परमिशन ठेकेदार को नहीं दी है। बावजूद इसके ठेकेदार की मनमानी से तकरीबन 100 फीट ऊंचे झूले को लगाने का कार्य किया जा रहा है। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में रविवार रात को उस समय दहशत फैल गई जब गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता अमरदीप चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या और किसी ने नहीं बल्कि प्रॉपर्टी डीलिंग में अमरदीप के साझेदार और उसके 2 बेटों ने की है। बीच बचाव करने आए अमरदीप के भाई और उसके एक दोस्त को भी आरोपियों ने गोली मारी है। दोनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 3 में से 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बवाल की आशंका को देखते हुए कई थानों की फोर्स भी इलाके में तैनात की गई है। एक अमरदीप चौधरी जी वहाँ पे रहते हैं और अमरदीप चौधरी जी को गोली लगी है। इस सूचना पे जब वहाँ पे पहुँचा गया तो वहाँ पे अमरदीप चौधरी जी पड़े हुए थे और उनके साथ 2 और थे, बादल और सोनू राठी। तत्काल वहाँ से फोर्स ने पहले 112 को फ़ोन किया, तो एम्बुलेंस को 108 के लिए फ़ोन किया था। उसके बाद खुद अपनी ही गाड़ी से यहाँ पे हॉस्पिटल लेके आए, मेरा हॉस्पिटल में, जहाँ पे 2 लोगों का इलाज हुआ था, लेकिन चौधरी जी की यहाँ डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर किया और उनको फिर मोर्चरी में शिफ्ट किया गया है। और इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके लिए हमारी टीम लगी हुई है। वहाँ पे राजकुमार और उनके बच्चों के नाम सामने आए। प्रॉपर्टी के पार्टनर हैं दोनों लोग। एक मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाढोंगी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चिकित्सा अधिकारी के अस्पताल में मौजूद नहीं होने पर सीडीओ ने सख्त नाराजगी जताई है। शौचालय, कमरों और अस्पताल परिसर में गंदगी को देख एसीएमओ रशिम पंत को फोन कर नाराजगी जताई गई है। सीडीओ ने जिम्मेदार अफसरों को अस्पताल की स्थिति 3 दिन के भीतर सुधारने की हिदायत दी है। पहले तो यहाँ डॉक्टर साहब मौजूद नहीं थे, तो ऑन डॉक्टर ड्यूटी हैं, और उसके बाद जो अस्पताल की साफ़ सफाई की व्यवस्था है बहुत ही ख़राब है।
जगह जगह सिरिंजेस, पॉलीकैथेटर और रुई ओपनली पड़ी है, और जो वार्ड हैं वहाँ भी सफाई व्यवस्था बहुत ख़राब थी। बेडशीट्स में आप देखेंगे तो फंगस लगी हुई है, और वेंटिलेटर्स इनके जो पड़े हैं वो रेंडमली रखे हुए हैं, साफ़ सफाई ख़त्म है। तो इसमें मैं एक कठिन आख्या बनाऊंगा, और जो MOIT हैं वो अप डाउन कर रहे हैं हल्द्वानी से, जबकि अगर आप देखेंगे ये क्षेत्र काफ़ी एक्सीडेंट प्रोन एरिया भी है, यहाँ पे कभी भी कैजुअल्टी आ सकती है। तो उस हिसाब से यहाँ की तैयारियाँ बिल्कुल भी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।